यूक्रेन ने मॉस्को में रशियन जर्नैल को मार डाला। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि गाजा में सीज फायर के इम्कानात बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब अमेरिका में ही प्रेशर बाईपार्टिजन यानी दोनों तरफ से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं मॉस्को और यूक्रेन का दावा कि उन्होंने एक सीनियर रशियन जर्नैल को एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर मार दिया है। बहुत बड़ा एक सक्सेस आप कह लें, कामयाबी आप कह लें यूक्रेन के लिए, जो डॉनबास और ईस्ट डॉनबास के अंदर रशिया के हाथों बहुत बुरी तरीके से पिट रही थी। और अब ट्रम्प साहब का आना था और अपना लग रहा है कि एक सीज फायर की बातें भी हो रही हैं, मगर उससे पहले यानी अभी भी एक महीने से ऊपर रहता है, एक महीना 4-5 दिन रहते हैं ट्रम्प साहब की हुकूमत को कमान संभालने में। तो यूक्रेन ने फ़ायदा उठाते हुए, और अब ये भी दावे हो रहे हैं कि ना सिर्फ यूक्रेन बट CIA भी इसके अंदर शायद इन्वॉल्व था। उन्होंने मॉस्को के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर मॉस्को के एक बॉम्बिंग के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बॉम्ब छुपा हुआ था, और उसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल ईगोर किरिलोव और उनके असिस्टेंट इलिया पॉलिकारपोव को मार दिया है। और रशिया की जंग अब अपना यानी 3 साल होने को आ रहे हैं, देख ले अगले साल हो जाएंगे 3 साल। 2022 फरवरी 24 को रशिया ने क्रॉस किए थे जो चेक पॉइंट्स थे यूक्रेन के अंदर। डॉनबास का एरिया उनके कब्जे में पहले ही था, क्राइमिया से निकले वो, ऊपर से आए बेलारूस से और घुसे। मगर अब 3 साल गुजर जाने के बावजूद लग रहा है कि ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और रशियन कैजुअलिटीज स्पेशली मॉस्को जैसी जगह में अगर घुस के मारा जाए तो डेफिनेटली खतरे की बात है रशिया के लिए। क्योंकि याद रखें, यूक्रेन ने कुर्स का जो एरिया था बॉर्डरिंग रशिया, उसके ऊपर जाके हमला किया था और तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा भी कर लिया था। वहां से फिर रशिया ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, उनको हटाया। मगर अब ये टिट फॉर टैट, क्योंकि रशिया भी बहुत स्ट्रेच आउट हो चुका है अगर देखा जाए, इतनी रिसोर्सेज जा चुकी हैं तकरीबन कुछ अंदाजों के मुताबिक 150 से 200 अरब डॉलर ये खर्चा आया है रशिया को ये जंग लड़ने का यूक्रेन के अंदर। 150 अरब से 200 अरब। अब रशिया ने कैसे वो जंग लड़ी है, फंड की है। एनर्जी प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर गई हैं, और रशिया ने जो क्वांटिटी बेची है एनर्जी प्रोडक्ट्स की अपनी इंडिया को, चाइना को, तो वो स्केल्स के ऊपर आके उसने पता नहीं कितने अरबों डॉलर कमा लिए उसके ऊपर। बट एट द सेम टाइम ये जो जंग है 3 साल तकरीबन 150 अरब डॉलर की भी अगर आप लगा लें कंजर्वेटिव, तो एक हिट तो पड़ी है रशिया को। अब एक कहावत है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और चार्ल्स टिली एक अवार्ड जायनिस्ट था, वो कहता था कि जंग वतन बनाती है, इसलिए जो मुल्क हैं वो जंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब था कि जंग के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बूम करती है, क्योंकि वॉर इकोनॉमी बन जाती है। और उसके बाद अगर आप एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं रशिया की तरह, तो उसके अंदर ऑब्वियसली ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं, तो उसका एक और शॉर्टफॉल आता है, यानी विंडफॉल आता है आपकी तरफ, शॉर्टफॉल नहीं। मगर ओवर टाइम अगर जंग चलती रहे तो गेन्स डिप्रिशिएट होना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली अगर लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट थिएटर हो यूक्रेन की तरह, एक लिमिटेड इस तरीके से कि जंग फैल नहीं रही, तो रशिया जिन एरियाज पे कब्जा कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन के अंदर जो उनकी एक तरीके से इंडस्ट्रियल बेल्ट थी डॉनबास और क्राइमिया, उसके ऊपर रशिया का कब्जा है। मगर अभी तक ये इकोनॉमिक विंडफॉल या बेनिफिट्स उस जगह से रशिया की तरफ नहीं आ रहे। सिर्फ जंग के अंदर एक मीट ग्राइंडर के अंदर वो लोग फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। और कितने लाखों की तादाद में लोग इसके अंदर जहाँ भाग हो गए हैं, दोनों रशियन और यूक्रेनियन साइड से, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक तरफ तो ये रशिया ऑब्वियसली सफ़र कर रहा है, दूसरी जानिब सीरिया के अंदर जो पुल आउट किया है रशिया ने, अब उम्मीद होगी कि वो कंसंट्रेट कर सकेंगे इस जंग को किसी इख्तिताम तक पहुंचाने के अंदर। बट ट्रम्प साहब का भी आना
और ट्रम्प किसी का दोस्त नहीं है, वो दोगले गेम भी खेलता है। पुतिन भी अच्छी तरह जानता है, यहाँ तक कि पुतिन और ट्रम्प की एक रिलेशनशिप रही है, साबिका भी, वो मुलाकातें भी हुई, बातें भी हुई। इनफैक्ट अमेरिकन एफबीआई ने ट्रम्प के ऊपर तहकीकात भी की कि कहीं भाई ये रशियन एजेंट तो नहीं है, मगर उसके बावजूद ट्रम्प लगा हुआ है। यानी और अब उसका एक असर आएगा, उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा इस पूरे थिएटर के अंदर, क्योंकि ट्रम्प ने एक बात वाजे कर दी है कि मैं जंगें नहीं लड़ूंगा, औरों के लिए भी नहीं लड़ूंगा, और किसी मुफाद से नहीं चलूंगा। चलूंगा तो अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका, उसके मुफाद से चलूंगा। अच्छा, ये तो एक तरफ हो रही है जंग यूक्रेन के अंदर, और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और ज़ेलेंस्की साहब के अपने मौक़िफ़ भी हैं, वो एक टूल बन चुके हैं अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में। और ट्रम्प साहब के साथ अब उनकी रिलेशनशिप कैसे चलेगी ये देखना होगा। पैसे अभी भी मांग रहे हैं वो, हथियार अभी भी मांग रहे हैं वो। दूसरी जानिब इसराइल और गाज़ा के अंदर ट्रम्प और नेतन्याहू की गुफ्तगू चल रही है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस जंग को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। ऑफिशियली 45,000 से 50,000 लोग जहां भाग हो गए हैं अक्टूबर 7 2023 से लेकर अब तक। लेकिन अनऑफिशियली अब लैंसेट का भी ये दावे हो रहे हैं कि फिगर्स 1.5-2-3 लाख तक हो सकते हैं जो जहां बहाक शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी गाज़ा में इजरायली बर्बरियत और जहारियत की वजह से। अगर 2 लाख बंदा चला गया, इमेजिन करें। और अभी भी जो इजरायली बमबारी है वो हर रोज़ कोई 10, 15, 20, 30 लोग मारी है सिर्फ कुछ हिस्सों में गाज़ा के। सेंट्रल गाज़ा, वहाँ पे एक आप समझ लें एक किलिंग स्प्री चल रही है। नॉर्दर्न गाज़ा के अंदर किलिंग स्प्री चल रही है। हर जगह पे बस फ़लस्तीनियों का खून ही खून है। और इजराइल अब कह रहा है कि हाँ, हम शायद जंग को सीज़ फायर टॉक जो है वो फाइनल स्टेज के अंदर हम जा रही हैं। अभी भी तकरीबन 80 के लगभग इजरायली यरगमाल हैं हमास के कब्जे के अंदर। 14 माह हो चुके हैं इस जंग को। अब देखना है कि किधर जाके और कहाँ जाके ये चीज़ रुकती है। कतर का भी इसके अंदर रोल था, इजिप्ट का भी रोल था, मगर इजराइल, मेरे ख्याल से एक कोई ना कोई चीज़ तो है कि इजराइल के वो प्रेशर होगा डेफिनेटली ट्रंप साहब का कि मेरे आने से पहले मुझे चीज़ ओवर चाहिए। अब ऑब्वियसली ओवर होगी नहीं होगी, गुफ्तगू उनकी तो चल रही है, क्या उसका हल निकलेगा हमें ये नहीं पता। मैनी मूविंग पीसेस, बहुत सारे इसके अंदर आप कह लें कि व्हील्स अपॉन व्हील्स चल रहे हैं। अमेरिका के अंदर ही बहुत एक सी चेंज आ रहा है, दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तरफ से। और अब एक बाईपार्टिजन एक फ्रंट नजर आ रहा है ट्रंप की तरफ से और पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तानी जर्नैलों के जो ख्वाहिशात थी, अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तानी जो सफ़ीर हैं वो जाके उनकी मुलाकातें हुई कैपिटल के ऊपर, मगर वो सब कुछ हो रहा था कि रिचर्ड ग्रेनेल जो खसूसी एलची हैं तैनात किए हैं ट्रंप साहब ने, उनका जो ये फड्डा हो गया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बज़ाहिर तौर के ऊपर एक्स का, इसके बहुत रैमिफिकेशंस आएंगे। क्योंकि डेमोक्रेट्स तो पहले ही इंगेज हुए हुए थे, क्रेग सिजार की बात हम करते हैं। अब दूसरी जानब से रिपब्लिकन्स भी इंगेज हो गए हैं, तो एक यूनाइटेड बाईपार्टिजन फ्रंट क्रिएट हो रहा है या हो गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और उसका एक पॉइंट है कि इमरान खान को रिहा करो और ये अपनी जो बेगैरती है इसे ख़त्म करो। डेफिनेटली अगले कुछ दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बनेगा पाकिस्तान के लिए। और क्या हल निकलेगा इसका बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या समझते हैं आप। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।